Yes, welcome to all of you once again in Eagles biology classes. So today we are going to discuss about the experiment related to the photosynthesis. In the previous class अपन ने सारे एक्सपेरिमेंट वन बाय वन डिस्कस करें. आज अपन क्या करने वाले हैं उससे जस्ट आगे एक एक्सपेरिमेंट जो रहा हुआ है, थोड़ा सा मैंने ब्रीफली नहीं बताया उसको, वो एक्सपेरिमेंट आज अपन डिस्कस करेंगे. चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं अपन आज की क्लास के अंदर. सर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? अपन शुरुआत करेंगे वॉन नील के एक्सपेरिमेंट के साथ. वॉन नील्स एक्सपेरिमेंट. अब जो वॉन नील जो थे, ये एक्चुअली किस पे वर्क कर रहे थे? ये वर्क कर रहे थे पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर. ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर ये क्या कर रहे थे बेटा जी? वर्क कर रहे थे. ठीक है. अब जब ये पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे, तो ये वर्क कर किस 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 चीज़ के लिए रहे थे? तो ये स्टडी कर रहे थे न्यूट्रिशन की. ठीक है. किसकी स्टडी कर रहे थे सर? न्यूट्रिशन की ये स्टडी यहाँ पर कर रहे थे. अब इनको ये तो पता था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, क्या होता है कि सर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है. कैसी रिएक्शन है सर? ये एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है. अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर होगा क्या? इस रिएक्शन के अंदर जैसा कि आपको पता है कि सर इस रिएक्शन के अंदर जो CO2 है वो रिड्यूस होता है. अब यहाँ पर कंपाउंड पता होना चाहिए कि इस CO2 को रिड्यूस कौन सा कंपाउंड करता है, ये पता नहीं था. तो वॉन नील ने बताया कि जो CO2 है वो रिड्यूस होती है. ये तो पता है रिड्यूस होती है. किस में रिड्यूस होती है सर? सर ये CO2 जो है ये रिड्यूस होती है और रिड्यूस होकर के क्या बनाती है सर? ग्लूकोज बनाती है. क्या बनाती है बेटा जी? ग्लूकोज. अब देखो, जब ये ग्लूकोज बना रही है रिड्यूस होकर के, तो अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आ रही है वो है कि सर ये इसको रिड्यूस करेगा कौन? तो याद रखेंगे अपन सब लोग कि जब CO2 रिड्यूस होगी, ग्लूकोज बनाएगी, तो नील ने यहाँ पे क्या बोला? नील ने यहाँ पे बोला कि हमें पता है कि हमारे पास H2O है. ठीक है. अब H2O जो है इसके साथ कोई X कंपाउंड रिएक्ट करता है. ठीक है. और X कंपाउंड जब इसके साथ रिएक्ट करता है, लाइट रिएक्शन जब होती है, तो लाइट रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है HX, और ऑक्सीजन क्या हो जाती है बेटा जी? रिलीज हो जाती है. क्लियर? ऑक्सीजन क्या हो जाती है? रिलीज. अब यहाँ पे हाफ ही लिख देता हूँ मैं, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज हो गई. अब ये जो सेकंड कंपाउंड आपके पास में बना है HX, ये HX कंपाउंड क्या करता है? HX कंपाउंड क्या करता है? CO2 को रिड्यूस करता है. CO2 के साथ ये रिएक्शन करता है, और CO2 के साथ ये जब कंपाउंड रिएक्शन करता है तो CO2 को ये किस में रिड्यूस कर देता है? तो ये CO2 को रिड्यूस कर देता है ग्लूकोज में. किस में रिड्यूस कर देता है? ग्लूकोज में. तो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया? इन्होंने यहाँ पे क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो CO2 को रिड्यूस करने वाला एलिमेंट है, CO2 को जो रिड्यूस करने वाला जो एलिमेंट है बेटा, एलिमेंट, तो CO2 को रिड्यूस करने वाला जो एलिमेंट है, या मैं यूँ कहूँ सर जो कंपाउंड है वो कौन है? वो CO2 को रिड्यूस करने वाला जो एलिमेंट है या कंपाउंड है वो क्या है? H2O है. क्या है? H2O. यानी H2O जो होता है वो CO2 को क्या करता है? रिड्यूस करता है. और रिड्यूस करता है तो इसने यहाँ पे एक चीज़ बताई. इसने यहाँ पे क्या बताया कि जो CO2 है, CO2 6CO2, ये खाली जगह थी अपने पास में, पता था नहीं उस टाइम. अच्छा, यहाँ पे सनलाइट आ रही है. ठीक है. सनलाइट आ रही है, क्लोरोफिल है यहाँ पे. ठीक है सर. यहाँ पे C6H12O6 बन गया. ठीक है सर. सर ऑक्सीजन भी निकल गई. सर ऑक्सीजन भी निकल गई. अब यहाँ जो एलिमेंट आएगा, यहाँ जो एलिमेंट आएगा, इस एलिमेंट के बारे में किसने बताया था? सर इस एलिमेंट के बारे में नील साहब ने बताया था. क्या आएगा सर? भाई यहाँ पे जो HX कंपाउंड है वो HX कंपाउंड क्या होगा सर? HX कंपाउंड यहाँ पे जो होगा वो 6CO2 प्लस 12H2O होगा, और 12H2O जब होगा तो यहाँ पे 6H2O भी फॉर्म होगी. तो ये अपने पास में है नील जी का एक्सपेरिमेंट.
वॉन नील वो साइंटिस्ट थे जो ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया पे न्यूट्रिशन को लेकर के काम कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस जो होता है इनके अंदर, क्योंकि सल्फर जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी ऑटोट्रॉपिक वे में काम करते हैं, और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें जो CO2 का रिड्यूसिंग करने वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा सर, वो वहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा बेटा जी? वाटर वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो एक बार आप देख सकते हैं कि सर वॉन नील जो थे ये पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग। इनको ये पता था कि फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, CO2 रिड्यूस होता है ग्लूकोज में। अब CO2 को रिड्यूस करता कौन है? बाद में इन्होंने पता किया कि CO2 को रिड्यूस कौन करता है सर, CO2 को रिड्यूस करता है H2O मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन को इसने कंप्लीट किया, CO2 को रिड्यूस करता है H2O मॉलिक्यूल। और इसका रिडक्शन कब होता है? CO2 जो है इसका रिडक्शन कब होता है? तो CO2 का रिडक्शन होता है लाइट रिएक्शन के बाद में, क्योंकि लाइट रिएक्शन से ATP और NADP बनता है जो CO2 को रिड्यूस कर देता है। किस में रिड्यूस कर देता है सर? ग्लूकोज में रिड्यूस कर देता है। तो ये चीज़ अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज का? तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो क्या रहेगा सर? वो रहेगा बेटा जी, अपना नेक्स्ट टॉपिक आज का क्या रहेगा सर? वो रहेगा साइट। क्या रहेगा? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है सर। अब जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इसमें अपने को पता है कि सर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है सर? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो सर लीव्स में होती है। ठीक है। अब हमें पता है कि सर लीफ के अंदर जो सेल्स होती है, जो सेल्स इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस में, उन सेल्स का नाम होता है सर मीजोफिल सेल्स। कौन सा सेल्स होती है साहब? मीजोफिल सेल्स इन्वॉल्व होती है। और सर इसके अंदर अपने को पता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है उसमें मीजोफिल सेल्स तो इन्वॉल्व ही है। इसके अलावा सर इसमें क्या होता है? इसके अलावा बेटा अपने को याद होना चाहिए कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये मीजोफिल सेल्स के अंदर कहाँ पे होती है सर? मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है सर? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये लीफ है, ठीक है, ये मैंने बना दी सर लीव्स। सर लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा, ये बन गई साहब लीफ। ठीक है। अब जो लीफ है इस लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? इस लीफ के अंदर जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में। ये मैंने बना दिया यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, ये बन गया अपने पास में क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितनी मेम्ब्रेन होगी सर? डबल मेम्ब्रेन होगी सर। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन हो गई। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, क्या होते हैं? थाइलेकोइड्स होते हैं। ठीक है, तो थाइलेकोइड्स अगर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैं बना देता हूँ थाइलेकोइड्स यहाँ पे, ये मैंने बना दिए थाइलेकोइड्स। ये थाइलेकोइड्स अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये थाइलेकोइड्स बन गए। और एक में यूं बना देता हूँ कुछ थाइलेकोइड को। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे अपन, और हम यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि अगर अपन यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अगर सनलाइट स्ट्रेट आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, स्ट्रेट कब सर? आफ्टरनून के टाइम। ठीक है, आफ्टरनून के टाइम, दोपहर में। तो दोपहर में जब फोटोसिंथेसिस के टाइम सनलाइट स्ट्रेट आती है तो जो मीजोफिल सेल्स के अंदर का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर की जो लोकेशन होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे वो अरेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अरेंज हो जाएगा वो। और अगर इवनिंग की मैं बात करूं, जब लाइट कुछ यूं आ रही है,
ठीक है, स्ट्रेट नहीं आ रही, साइड से जब लाइट आती है इवनिंग के अंदर या मॉर्निंग के अंदर, तो इवनिंग के अंदर जो लोकेशन होगी, जो पोजीशन होगी, वो कुछ यूँ हो जाएगी। पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मीज़ोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी पोजीशन भी सनलाइट के अकॉर्डिंग क्या होती है बेटा जी, चेंज होती है। ठीक है, ये पोजीशन कब रहेगी सर, ये पोजीशन रहेगी कब, ये पोजीशन रहेगी आफ्टरनून के टाइम। सर ये पोजीशन कब रहेगी, ये पोजीशन रहेगी इवनिंग के टाइम। किसकी पोजीशन, क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, कब सर, आफ्टरनून में अलग, जब एकदम लाइट स्ट्रेट आती है तब पोजीशन अलग हो जाती है, और इवनिंग में जब लाइट आती है उस समय, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट भी इवनिंग में क्या होता है, लोअर होता है, तो उस समय क्या होता है साहब, उस समय इसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ इस साइड, इधर ध्यान देंगे सब लोग। सर ये डायग्राम ड्रॉ अपन कर रहे हैं, इधर ध्यान देना। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन मैंने बना दी इसकी, डबल मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई सर, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर। ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके बाद में अगर अपन देखें कि जो इनर मेम्ब्रेन है, उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी पोजीशन होती है, कुछ ऐसी पोजीशन होती है। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, ऐसी सिचुएशन। और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर मैं बात करूं कि सर ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देती है, ऐसे स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर ये हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है सर। अब बाकी का जो एरिया है उसमें मैट्रिक्स बराबर रहता है, बाकी का एरिया जो है उसमें मैट्रिक्स बराबर रहता है। सर ये जो पोजीशन आपने बनाई ये वाली, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे अपन बेटा, इस पोजीशन को बोलेंगे स्ट्रोमा लेमिला। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लेमिला। ठीक है, स्ट्रोमा लेमिला। अच्छा, ये जो पोजीशन अपने बनाई है यहाँ पर, इसे अपन क्या बोलेंगे सर, ये इसको अपन बोलेंगे थाइलेकोइड। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड बोलते हैं। और ये जो लिक्विड भरा हुआ है अंदर, इसको सर क्या बोलेंगे, तो इसको अपन बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, मैट्रिक्स। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। अब होता क्या है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे होता है पीएस फर्स्ट। ठीक है, पीएस फर्स्ट फोटो सिस्टम। फिर यहाँ पे होता है बेटा पीएस सेकंड। फिर यहाँ पे वापस होता है पीएस फर्स्ट। मतलब यहाँ पे फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। कौन सी रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में। कौन सी रिएक्शन में होता है, लाइट रिएक्शन में। अच्छा, जो इसका मैट्रिक्स है, जो इसका मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर सर क्या होता है, तो मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स। क्या होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, सर मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखिए, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में याद रखना है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मेनली क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मेनली जो मैंने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको बताई है, साइट जो बताई है, साइट क्या बताया सर आपने, साइट मैंने बताया है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अच्छा क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे सर, तो क्लोरोप्लास्ट में दो चीज़ें मैंने आपको बताई है। कौन सी सर, दो चीज़ें कौन सी बताई, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक तो होता है अपने पास में ग्रेनल, ग्रेनल थाइलेकोइड में, ग्रेनल थाइलेकोइड में, और दूसरा होता है बेटा स्ट्रोमा लेमिला में, स्ट्रोमा लेमिला में। ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है सर। ये ग्रेनल थाइलेकोइड और स्ट्रोमा लेमिला, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, फोटोसिंथेसिस की
लाइट रिएक्शन होगी। कहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन? तो लाइट रिएक्शन होती है ग्रेनल थाइलेकोइड और स्ट्रोमा लैमिला में। अच्छा, अब है बात डार्क रिएक्शन की। तो जो डार्क रिएक्शन है क्लोरोप्लास्ट में, वो कहाँ पे होता है? तो डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होती है स्ट्रोमा में। कहाँ पे होती है? स्ट्रोमल मैट्रिक्स में क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है। याद रखेंगे, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? स्ट्रोमल मैट्रिक्स के अंदर डार्क रिएक्शन होगी। तो मैं फोटोसिंथेसिस को मैंने क्या किया है? दो रिएक्शन में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। किस में? एक तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया सर लाइट रिएक्शन में, एक तो इसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन। अच्छा, दूसरी इसके अंदर क्या होती है? दूसरी इसके अंदर होती है डार्क रिएक्शन। दूसरी इसके अंदर क्या होती है? डार्क रिएक्शन। अब जो लाइट रिएक्शन होती है, इस लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होगा और डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं। तो जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन के अंदर अपन याद रखेंगे कि सर लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है? लाइट रिएक्शन के अंदर याद रखेंगे कि सर लाइट रिएक्शन जो है, इस लाइट रिएक्शन के अंदर फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं? फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। अब ये फोटो सिस्टम क्या है, अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा कुछ देर में। ये दो तरह के होते हैं, PS फर्स्ट और PS सेकंड। इसमें कोई फोटो सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कुछ साइक्लिक इवेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं? साइक्लिक इवेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन सी रिएक्शन में? डार्क रिएक्शन में। अच्छा, लाइट रिएक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं, तो लाइट रिएक्शन के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है बच्चों? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा। जैसे 2H2O है मेरे पास में, अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ तो यहाँ पर बनेगा 4H प्लस O2। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या होता है यहाँ पे? फोटोलाइसिस। लाइट रिएक्शन में याद रखेंगे हम कि सर लाइट रिएक्शन के अंदर फोटोलाइसिस होता है। क्या होता है लाइट रिएक्शन के अंदर? सर लाइट रिएक्शन के अंदर फोटोलाइसिस होता है। और फोटोलाइसिस होने से ऑक्सीजन क्या होती है बेटा जी? रिलीज होती है। फोटोलाइसिस होने से क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। इधर अगर मैं बात करूं लाइट रिएक्शन की ओर मैं बात करूं, तो लाइट रिएक्शन में NADP और ATP इनका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। लाइट रिएक्शन के अंदर NADP और ATP इनका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। लाइट रिएक्शन के अंदर NADP और ATP जैसे एनर्जी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर मैं डार्क रिएक्शन की बात करता हूं, तो डार्क रिएक्शन में ATP और NADP यूज होता है। ATP और NADP क्या होगा? यूज होगा। और ये यूज किस में होगा? ये यूज होगा ये रिड्यूस करेगा किसको? ये रिड्यूस करेगा किसको? CO2 को। सर किस में रिड्यूस करेगा? सर किस में रिड्यूस करेगा? ग्लूकोज में। किस में रिड्यूस करेगा? सर ग्लूकोज में रिड्यूस करेगा। ग्लूकोज में ये रिड्यूस करता है। तो याद रखना बच्चों, डार्क रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है, डार्क रिएक्शन के प्रोसेस में साइक्लिक इवेंट्स होते हैं और ATP और NADP रिड्यूस होते हैं। और किस में रिड्यूस होते हैं? सर ग्लूकोज में रिड्यूस होते हैं। किस में रिड्यूस होते हैं? सर ग्लूकोज के अंदर रिड्यूस होते हैं। ठीक है। अब अगर अपन बात करें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की एक बार फिर से, तो लाइट रिएक्शन याद रखेंगे, लाइट रिएक्शन के लिए क्या चीज़ें आवश्यक है, क्या चीज़ें नेसेसरी है? तो लाइट रिएक्शन के लिए सनलाइट नेसेसरी है। और डार्क रिएक्शन के लिए क्या चीज़ें नेसेसरी है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन के लिए क्या चीज़ नेसेसरी है? याद रखेंगे सर, डार्क रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट ऑफ
लाइट रिएक्शन नेसेसरी है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन नेसेसरी है। सर प्रोडक्ट कौन से होते हैं? तो प्रोडक्ट याद रखेंगे सर, प्रोडक्ट होते हैं ATP, NADP, ATP और NADP। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि लाइट रिएक्शन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सर लाइट रिएक्शन के लिए सनलाइट नेसेसरी है। और डार्क रिएक्शन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? सर डार्क रिएक्शन के लिए यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी? ATP और NADP इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे? क्योंकि ATP और NADP की हेल्प से हम क्या करते हैं? CO2 को रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? CO2 को रिड्यूस करते हैं। तो रिमेंबर रखना, याद रखना इसको कि लाइट रिएक्शन सनलाइट पे डिपेंड होती है और डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड होती है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, साथ में कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। उससे पहले अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। उससे पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं अपन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, अगर अपन देखें इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर असर्शन ले लेता हूँ बेटा, और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पर रीज़न। असर्शन ले लिया मैंने और एक मैंने ले लिया रीज़न। और असर्शन में मैंने यहाँ पे ले लिया कि ATP एंड NADP, ATP and NADP are known as energy of assimilation, energy of assimilation। ठीक है, और रीज़न में लिख देता हूँ, रीज़न यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ATP, रीज़न मैंने लिख दिया कि ATP एंड NADP both are responsible for reduction of CO2। ठीक है, तो असर्शन और रीज़न की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन A, B और C, D अपन ले लेते हैं। ऑप्शन A ले लिया असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू, B ले लिया असर्शन इज इनकरेक्ट, रीज़न इज ट्रू, C मैंने ले लिया असर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज इनकरेक्ट, और फिर मैंने ले लिया असर्शन एंड रीज़न बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है। असर्शन क्या कह रहा है? ATP एंड NADP इज नोन एज पावर ऑफ एसिमिलेशन। तो पावर ऑफ एसिमिलेशन का मतलब होता है कि ऐसी एनर्जी जिनको बनाए हुए रखा जाता है, जिनको स्टोर करके रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? ताकि ये दोनों क्या कर सके? CO2 को रिड्यूस कर सके। क्या कर सके? CO2 को रिड्यूस कर सके। तो साहब एनर्जी ऑफ एसिमिलेशन तो होगा ही, पावर ऑफ एसिमिलेशन तो होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये दोनों क्या करते हैं? किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? रिडक्शन ऑफ CO2 के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जहाँ गलत है, जहाँ गलत वाले ऑप्शन है, वो सारे क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे और बचेगा क्या अपने पास में? सर ऑप्शन A अपने पास में क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक लीफ के अंदर, एक मीजोफिल सेल के अंदर, इन वन मीजोफिल सेल हाउ मेनी क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड? तो एक मीजोफिल सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? तो जो रेशियो मेरे को दे रखा है NCERT में, वो दे रखा है 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट। 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड in one mesophil cell। in how many mesophil cell? in one mesophil cell। याद रखेंगे बेटा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया आपने क्लोरोप्लास्ट वाला टॉपिक भी
एक छोटा सा जो था वो भी अपने यहाँ पर कर लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर अपन बात करें, यहाँ पे अगर अपन बात करें आगे, अगर इस चैप्टर को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो अब मैं बात करने वाला हूँ बेटा जी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की। किसकी बात करूँगा मैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा सर? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ले लेते हैं अपन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अगला जो टॉपिक है अपना वो है सर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। आराम से आप नोट्स बना सकते हैं इसके, कोई इशू नहीं है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में एकदम अच्छे से अपन इसको कर रहे हैं, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ ए हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, और वो ये है कि ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं, इस लेक्चर को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इस लेक्चर को क्या करना है, आपको शेयर कर देना है। आपके जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी सहपाठी हैं, और जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स के अंदर जो पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं नीट को, जो बोर्ड क्लास को प्रिपेयर कर रहे हैं, उन तक आप इस लेक्चर को पहुंचाएं और लेक्चर को कमेंट करके जाएं। आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट। अगर कोई भी डाउट होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसको बोर्ड पे सॉल्व करवाएंगे हम। दूसरी चीज़, कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ये चीज़ें जो है ये तो होनी चाहिए। उसके बाद में ही हम क्या कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट हो सकते हैं वर्चुअली। ठीक है, देखिए फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं क्या होते हैं सर? सर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो एक केमिकल कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं सर? सर ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, और ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं दैट कैन एक्साइट ए इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हैं। एक्साइट ए इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकते हैं, एक्साइट कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अगर मैं बात करूं कि सर ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, तो अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अपन बात करें तो ये दो टाइप का होता है। कौन सा होता है सर? एक तो होता है वाटर सोल्यूबल, एक तो होता है अपने पास में वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है सर? एक होता है अपने पास में वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा अपन लिख देते हैं वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। दिख गया सबको? अब ये जो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है सर इसका क्या एग्जाम्पल है? तो वाटर सोल्यूबल जो पिगमेंट है इसका एग्जाम्पल है एंथोसाइनिन। याद रखेंगे बच्चे, एंथोसाइनिन। ये क्या होता है? एंथोसाइनिन वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है। अच्छा, दूसरा जो टाइप अपने पास में आता है इसका, कौन सा आता है सर? दूसरा जो टाइप अपने पास में आता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, वो आता है अपने पास में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोल्यूबल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोल्यूबल। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोल्यूबल पिगमेंट कौन सा होता है? तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोल्यूबल पिगमेंट कौन से होते हैं? तो याद रखेंगे सर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोल्यूबल जो पिगमेंट होता है सर वो पिगमेंट होता है अपने पास में क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। पहला तो ये, ठीक है, पहला तो ये हो गया सर। दूसरा होता है बेटा कैरोटीनोइड्स, इसी का दूसरा टाइप। ठीक है, इसी का दूसरा टाइप मैं आपको बता रहा हूँ। इसको यूँ लिख लेते हैं, इसको सेकंड लिख लेता हूँ, इसको फर्स्ट कर देता हूँ। तो फर्स्ट हो गया क्लोरोफिल, सेकंड हो गया अपने पास में कैरोटीनोइड्स। कैरोटीनोइड्स। अच्छा, कैरोटीनोइड्स में कौन कौन से आ जाएंगे सर? कैरोटीनोइड्स में दोनों आ जाएंगे। कौन से? एक तो आ जाएगा ज़ैंथोफिल। क्या हो जाएगा सर? ज़ैंथोफिल। ठीक है, ज़ैंथोफिल। ये कैसा पिगमेंट होता है ज़ैंथोफिल? ये अपने पास में होगा येलो कलर का पिगमेंट, येलो कलर। ठीक है, येलो कलर पिगमेंट, येलो कलर पिगमेंट, ज़ैंथोफिल। ठीक है, और ज़ैंथोफिल के अलावा अपने पास में आ जाएगा कैरोटीन। क्या आ जाएगा? कैरोटीन, कैरोटीन।
तो कैरोटिनोइड्स जो होते हैं, कैरोटिनोइड्स के अंदर क्या होगा, कैरोटिनोइड्स के अंदर अपने पास में होंगे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोल्यूबल जो पिगमेंट होते हैं उसमें एक तो आता है क्लोरोफिल और दूसरा क्या आता है बेटा, दूसरा आता है अपने पास में कैरोटिनोइड्स। क्या आता है, कैरोटिनोइड्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following, which of the following is not a organic soluble pigment, organic soluble solvent pigment। ऑप्शन ए मेरे पास आ गया सर क्लोरोफिल, ऑप्शन बी मैंने ले लिया, ऑप्शन ए मैंने ले लिया क्लोरोफिल, ऑप्शन बी मैंने ले लिया ज़ैंथोफिल, ऑप्शन सी मैंने ले लिया कैरोटीन, या मैं ले लेता हूँ ल्यूटीन, और ऑप्शन डी मैंने ले लिया एंथोसाइनिन, बताओ क्या आंसर होगा। सर ये तीनों तो ऑर्गेनिक सोल्यूबल सॉल्वेंट पिगमेंट होते हैं, तो बचा कौन सा, एंथोसाइनिन। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर बात आती है सर क्लोरोफिल की, किसकी बात आती है, क्लोरोफिल की जब बात आती है, क्लोरोफिल की जब बात आती है, तो जो क्लोरोफिल होता है उसमें एक होता है बेटा क्लोरोफिल ए। क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए याद रखेंगे, क्लोरोफिल ए। अब जो क्लोरोफिल ए होता है इसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसको अपन बोलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि सर जो अपने पास में जो क्लोरोफिल है उसके स्ट्रक्चर पे अगर हम चर्चा करें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, तो उसके स्ट्रक्चर पे अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा, तो बेटा उसके स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे तो उसके सेंटर में तो होता है मैग्नीशियम। क्या होता है सेंटर में सर, मैग्नीशियम होता है। और उसके साइड में लगे हुए होते हैं नाइट्रोजन। क्या लगे हुए रहते हैं सर, नाइट्रोजन लगे हुए रहते हैं। ठीक है, साइड में क्या हो जाएंगे सर, नाइट्रोजन हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं, साइड में हमने नाइट्रोजन लगा दिया, उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो इससे कनेक्ट होती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर। ठीक है, एरोमेटिक, जो अपन एक रिंग देखेंगे, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर कनेक्ट होगी इससे। ठीक है सर, ये कनेक्ट हो गई। और इनके बीच बीच में जैसे कार्बन कनेक्ट होता है, CH मिथाइल ग्रुप कनेक्ट होगा। ये लो जी, CH मिथाइल ग्रुप कनेक्ट होगा, इधर भी CH मिथाइल ग्रुप कनेक्ट होगा। और यहाँ पे इसके बाद में एक लॉन्ग चेन आपको यहाँ पे दिखेगी, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन आपको दिखेगी, जिसको मैं R से मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो अपने पास में क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है, इस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में अगर आपसे पूछ ले कि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में कौन सा एलिमेंट होते हैं, कौन से एलिमेंट्स क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में होते हैं, तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सर, एक तो मैग्नीशियम होता है और इसके अलावा 4 क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। सेंटर में क्या है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में सर, सेंटर में जो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है उसमें मैग्नीशियम है और इसके अलावा क्या है, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन है। ये 4 क्या दिख रहे हैं आपको, नाइट्रोजन दिख रहे हैं। और सर ये जो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है, इस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में इस सिरे को क्या बोलेंगे अपन, इस सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे, इससे अपन क्या बोलेंगे, तो ये जो ऊपर वाला जो सिरा है इसको अपन बोलते हैं पोरफायरिन रिंग इसको बोलते हैं बेटा, पोरफायरिन रिंग। यानी कि इस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो मैं लिख देता हूँ इसका हेड पार्ट और एक मैं लिख देता हूँ इसका टेल पार्ट।
तो इसका जो हेड पार्ट होता है, इस हेड पार्ट को मैंने क्या बोल दिया, इस हेड पार्ट को मैंने बोल दिया पोरफायरिन रिंग, ठीक है। और इसका जो टेल पार्ट होता है, ये वाला जो इसका पार्ट होता है, इसको मैं बोलूँगा फाइटोल। क्या बोलूँगा? फाइटोल टेल में इसको बोलूँगा। क्या बोलूँगा सर इसको? सर इसको अपन ने बोल दिया फाइटोल टेल। क्या बोल दिया इसको? सर ये हो गया फाइटोल टेल, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर होती है क्लोरोफिल की, उसमें एक तो होता है पोरफायरिन रिंग और एक क्या होती है उसमें फाइटोल टेल होती है। क्या होती है? फाइटोल टेल होती है। सेंटर में जो एलिमेंट होता है वो होता है मैग्नीशियम और साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन आगे बढ़ें, अगर हम फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करें, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लाइट रिएक्शन को अपन स्टार्ट करें, किसको स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? लाइट रिएक्शन को। तो जब मैं लाइट रिएक्शन की बात करता हूँ, जब मैं लाइट रिएक्शन की बात करता हूँ, तो लाइट रिएक्शन की बात करते ही सबसे पहली चीज़ मेरे माइंड में जो आती है सर, वो आता है कि ये अपने पास में सर क्लोरोप्लास्ट है, अपने पास में क्लोरोप्लास्ट है। और यहाँ पे सर, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक सिस्टम कनेक्ट है और इधर भी एक सिस्टम कनेक्ट है। सर यहाँ पे जो सिस्टम कनेक्ट होता है वो होता है पीएस सेकेंड, फिर यहाँ पे होता है पीएस फर्स्ट, फिर यहाँ पे होता है पीएस अपन ले लेंगे फर्स्ट। सर ये क्या है? ये पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड क्या होते हैं? इसको जानने के लिए आपको जो है सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो मेन होता है, एक जो फोटो सिस्टम जो है, फोटो सिस्टम बनता किससे है? ये फोटो सिस्टम होता क्या है? फोटो सिस्टम के एलिमेंट्स क्या हैं? तो याद रखेंगे सर, फोटो सिस्टम में दो चीज़ें होती है। एक तो होता है फोटो सिस्टम का रिएक्शन सेंटर। क्या होता है? फोटो सिस्टम का रिएक्शन सेंटर। और एक होते हैं इसके बाद में एंटीना मॉलिक्यूल। क्या होते हैं सर? एंटीना मॉलिक्यूल। क्या होते हैं? एंटीना मॉलिक्यूल। अब ध्यान देना, यानी यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे लाइट आएगी। क्या आएगी? सनलाइट। तो जब सनलाइट आएगी तो फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट ये क्या करते हैं? उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? एक्साइट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? एक्साइट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेने वाले कुछ कैरियर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। सर इसका बेसिक पहले आप बताइए हमें। तो बेसिक मैं बता देता हूँ, इधर ध्यान देना। ये यहाँ पर सपोज कर लो कोई फोटो सिस्टम है और उस फोटो सिस्टम का ये रिएक्शन सेंटर है। क्या है यहाँ पर? उस फोटो सिस्टम का ये रिएक्शन सेंटर है सर। और इसके नीचे इसके एंटीना मॉलिक्यूल हैं। अब ये एंटीना मॉलिक्यूल क्या होते हैं? तो जो रिएक्शन सेंटर होता है वो हमेशा होता है क्लोरोफिल ए। याद रखेंगे, जो रिएक्शन सेंटर होता है वो हमेशा होता है क्लोरोफिल ए। और जो एंटीना मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं सर? एंटीना जो मॉलिक्यूल होते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल, ये एंटीना मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? तो एंटीना मॉलिक्यूल में याद रखेंगे कि एंटीना मॉलिक्यूल में कैरोटीन भी हो सकता है, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और क्लोरोफिल बी। सर इनका काम क्या होता है? तो ये क्या करते हैं? सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट आके गिरती है इनके ऊपर और ये क्या करते हैं बेटा? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये उस लाइट को कहाँ पहुँचा देते हैं? रिएक्शन सेंटर की ओर। मैंने आपको पहले ही बताया था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ओवरऑल है क्या? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक तरह का एक केमिकल कंपाउंड है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और आगे ट्रांसफ़र कर देता है। जब वो उसको आगे ट्रांसफ़र करता है तो वहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड। कैसे हो जाता है? सुनना सुनना, आप अच्छे से समझना इसको। सपोज करो यहाँ मैंने एक ये ले लिया, यहाँ मैंने ले लिया एक रिएक्शन सेंटर, ठीक है। ये हो गया मेरा रिएक्शन सेंटर, ठीक है। और ये हो गए इसके एंटीना मॉलिक्यूल, ये हो गए इसके एंटीना मॉलिक्यूल। इधर ये एंटीना मॉलिक्यूल बना लेता हूँ मैं। सर ये आपने बना लिए एंटीना मॉलिक्यूल, ये एंटीना मॉलिक्यूल हो गए।
ठीक है। अभी फोटो सिस्टम को आप थोड़ा सा याद रखो, टाइप भूल जाओ उसका, फोटो सिस्टम को आप याद रखो कि फोटो सिस्टम में हो क्या रहा है। तो फोटो सिस्टम में हुआ क्या कि सर ये सनलाइट आ रही है, बिल्कुल आ रही है, कोई इशू नहीं है, सनलाइट आ रही है। अपन सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो सनलाइट आ रही है वो 400 नैनोमीटर की है। कितने की है? 400 नैनोमीटर की। अब ये जो है, ये जो चीज़ मैंने इधर बनाई है सर, ये क्या है? ये तो एंटीना मॉलिक्यूल है। क्या है सर ये? एंटीना मॉलिक्यूल। समझना इसको अच्छे से, एंटीना मॉलिक्यूल है। अब ये क्या करते हैं, ये इस लाइट को 400 जो नैनोमीटर की सनलाइट है इसको ये एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो एनर्जी है, लास्ट में जो अपने पास में सनलाइट है, जो वो कहाँ पहुँचती है सर? वो लास्ट में अपने पास कहाँ पहुँचती है? वो लास्ट में अपने पास पहुँचती है कहाँ पे सर? अपने पास में पहुँचती है वो रिएक्शन सेंटर पे, वो रिएक्शन सेंटर पे पहुँच गई। अब ये जो रिएक्शन सेंटर मेरे पास में है, मैंने क्या बोल दिया इसको सर? मैंने इसको बोल दिया रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर फिर क्या करता है सर? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से और पूरा अच्छे से फोकस करना आप कि सर जो एनर्जी होती है, एनर्जी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ के। अब अगर मैं यहाँ पर एनर्जी को इंक्रीज करता हूँ तो लैम्डा जब क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। लैम्डा क्या है सर? वेवलेंथ है। और मुझे पता है कि सर जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, कि सर जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक टाइम बाद में वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वापस कहाँ आएगा? रिएक्शन सेंटर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सुनना अच्छे से, समझने वाली बात है ये कि यहाँ पे एक बार तो सनलाइट आई वेवलेंथ और उसको एंटीना मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया, फिर उस सनलाइट को कहाँ ट्रांसफ़र किया सर? उस सनलाइट को ट्रांसफ़र किया रिएक्शन सेंटर पे। रिएक्शन सेंटर ने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया। एक टाइम बाद में इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी कम होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आके गिर जाएगा? रिएक्शन सेंटर में। अब सुनना आप, जब एनर्जी कम हो गई, जब एनर्जी कम हो गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर एनर्जी है, ये एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। तो जब एनर्जी कम हो जाती है तो हमें पता है कि लैम्डा इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लैम्डा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अब सुनना, लैम्डा इंक्रीज हो जाता है मतलब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करना कि सर आपने ये रिएक्शन सेंटर बना दिया, आपने ये बना दिया रिएक्शन सेंटर, ठीक है। ये मैंने बना दिया रिएक्शन सेंटर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स बना देता हूँ, एंटीना मॉलिक्यूल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इन मॉलिक्यूल्स में आप ध्यान देंगे कि सर इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जब सनलाइट आएगी, जब सनलाइट प्रोपगेट होगी, जब क्या होगी? सनलाइट प्रोपगेट होगी, तो अगर ये यहाँ पर 400 नैनोमीटर है, कितना है ये यहाँ पर? 400 नैनोमीटर। ये जो एंटीना मॉलिक्यूल है इसने 400 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया। इसको मैं लिख देता हूँ 420, इसको लिख देता हूँ 450, इसको लिख देता हूँ 500, इसको लिख देता हूँ 520, इसको लिख देता हूँ 540, इसको लिख देता हूँ 600, इसको 620 और इसको 650। और ये अपना हो जाएगा रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर वाला। सुनना अच्छे से, सुनना आप अच्छे से। मैंने बोला कि सर एनर्जी कम होगी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड था वो वापस कहाँ आएगा? रिएक्शन सेंटर में। तो जब एनर्जी कम होगी तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि अगर मैं इधर देखना, थोड़ा सा इधर देखना आप, अगर मैं यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे इधर देखना आप, इसको इरेज करते हैं अपन,
यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मेरे पास में, यहाँ पे मेरे पास में दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है मेरे पास में, दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। दो मॉलिक्यूल मैंने ले लिए, एक मैंने ले लिया 400 नैनोमीटर, ठीक है, और एक मैंने ले लिया 420 नैनोमीटर, और एक मैं यहाँ पे और ले लेता हूँ 450 नैनोमीटर का। सनलाइट आई, ठीक है, सनलाइट आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आया। क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या हो गई सर, एनर्जी क्या हो गई बोलो, एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज हो गई। तो एनर्जी साफ डिक्रीज हो गई तो वेवलेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो जैसे ही एनर्जी डिक्रीज हुई वेवलेंथ बढ़ी, तो वेवलेंथ के बढ़ने से मुझे बताओ अब ये जो लाइट है, अब ये जो एनर्जी, ये 400 नैनोमीटर है, तो जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो ये एनर्जी किसके पास ट्रांसफ़र होगी, 420 वाले के पास। अब वापस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, किसके पास जाएगा फिर वो, 450 के पास। इधर ध्यान देना आप, इस पर थोड़ा ध्यान देना। यानी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि सर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड होता है, वापस नीचे गिरता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, एनर्जी डिक्रीज हुई, इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आया, तो एनर्जी के डिक्रीज होने से वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो अगर कोई सनलाइट 400 नैनोमीटर पे आ रही है, 400 नैनोमीटर पे आ रही है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कर देगा और जब वो एनर्जी वापस 400 नैनोमीटर के पास आएगी, तो क्या वो वापस बाहर जाएगी या 420 वाले के पास जाएगी? तो हम बोलेंगे सर कि जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल है, वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ, वो जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। वो वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इधर ध्यान देना आप, इधर ध्यान देना एक बार फिर से, इधर ध्यान देना। इसको एक बार फिर से मैं इरेज कर देता हूँ अच्छे से, और अब ध्यान देना आप, यहाँ पे इसी पे समझते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइटेड। सर एनर्जी कम हुई, इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। लैम्डा क्या होता है सर, वेवलेंथ होता है। हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर यहाँ पर 400 नैनोमीटर है तो एनर्जी 390 नैनोमीटर के वाले के पास जाएगी या 420 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले के पास जाएगी। सर यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ी है, तो जब वेवलेंथ बढ़ी है तो 400 नैनोमीटर वाले के पास नहीं जाएगी, वो 420 वाले के पास जाएगी, 390 वाले के पास नहीं जाएगी। क्योंकि जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे सब ध्यान देंगे बच्चे, ठीक ऐसे ही यहाँ पे सब फोकस करेंगे कि सर 400 नैनोमीटर वाला था, 400 नैनोमीटर वाले से जो एनर्जी है वो कहाँ गई, वो एनर्जी जो थी वो डिक्रीज हुई, तो कौन से वेवलेंथ के पास चली गई, 420 वाले के पास। फिर कहाँ चली जाएगी, 450 वाले के पास। फिर कहाँ चली जाएगी, फिर चली जाएगी यहाँ पर 520 वाले के पास। देखो इधर ध्यान देना एक बार, इधर ध्यान देना आप, हमें वेवलेंथ के हिसाब से एनर्जी को आगे भेजना है। 400 से 420, फिर 450, 450 से 500, 500 से एनर्जी चली गई 520, फिर 540, 540 से चली गई 600, देन 620, देन 650, देन रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्या करता है, सभी की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सभी की वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। याद रखना है आपको, हमेशा के लिए याद रखना है। क्या याद रखना है कि जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। कैरोटीन एब्जॉर्ब ए sunlight whose wavelength is 600 nanometer, then it will transfer
to which of the following antenna molecule, which of the following एंटीना मॉलिक्यूल। ऑप्शन ए मैंने ले लिया, 600, ऑप्शन बी मैंने ले लिया 590, ऑप्शन सी मैंने ले लिया 700, या मैं लिख लेता हूँ 670, 600 है ना, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं 620, ठीक है। और फिर मैंने ऑप्शन डी में ले लिया 580, यहाँ पे नैनोमीटर लगा दो आगे। अब इस क्वेश्चन को समझना आप अच्छे से। यहाँ पे इसने क्या बोला कि कैरोटीन है, ठीक है सर, ये एंटीना मॉलिक्यूल है कैरोटीन। ये क्या करता है, एक सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसका क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ बोलो क्या है 600 नैनोमीटर। तो ये भाई साहब आ गया 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ का लाइट। फिर ये क्या करता है, ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, तो किसको ट्रांसफ़र करेगा, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं इसने। क्या ये 600 को करेगा, या फिर 620 को करेगा, या फिर 580 को करेगा, या फिर 590 को करेगा। कैसे करेंगे सर, भाई सिंपल है, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो एनर्जी जो थी, इसने क्या किया, 600 नैनोमीटर की लाइट आई, फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एनर्जी कम हुई, इलेक्ट्रॉन वापस रिएक्शन सेंटर में आ गया। तो एनर्जी कम होने से एनर्जी कम हुई, क्या हुई, एनर्जी कम हुई, तो कम हुई तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भाई 600 नैनोमीटर से ज़्यादा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट। क्या ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं, ये रहा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ समझनी, इस एक क्वेश्चन को करवाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी कि जो एनर्जी है, जो वेवलेंथ है, वो कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, रेज होती जाएगी। क्या होती जाएगी बेटा जी, रेज होती जाएगी। अब अपन बात करते हैं आगे। अब देखना आगे थोड़ा सा, अपने पास में फोटो सिस्टम की अपने पास में बात हुई। सर फोटो सिस्टम होते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर। सर जो लाइट रिएक्शन होती है, इस लाइट रिएक्शन के अंदर फोटो सिस्टम होते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ PS सेकेंड, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ PS फर्स्ट। तो PS सेकेंड जो होता है, इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है, और PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर कैसा होता है। तो जो PS सेकेंड होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो PS सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर है अपने पास, PS सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर है अपने पास में, वो क्या है। तो PS सेकेंड का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये PS सेकेंड का रिएक्शन सेंटर, ये PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर, ठीक है। अच्छा, PS सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या होगा सर, तो PS सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर होगा वो होगा P680 नैनोमीटर, P680, ठीक है। और PS फर्स्ट का जो रिएक्शन सेंटर होगा वो होगा P700, क्या होगा, P700। अच्छा, इसके पास इसके अलावा क्या होंगे, एक तो होता है इसके पास रिएक्शन सेंटर, क्या होता है, रिएक्शन सेंटर। सर कौन सा होगा रिएक्शन सेंटर, तो मैंने आपको बताया 680। और सर PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या होगा, तो इसका रिएक्शन सेंटर मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, इसका रिएक्शन सेंटर मैं आपको बता रहा हूँ P700, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद में जो एंटीना मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, एंटीना मॉलिक्यूल्स, तो एंटीना मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे सर, तो जो एंटीना मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें कैरोटीन भी होगा, ठीक है, ज़ैंथोफिल भी होगा, और क्लोरोफिल भी होगा। ये बिल्कुल इधर सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम होगी। इसके अलावा यहाँ पे ये तो हो जाएगा क्या, ये तो हो जाएगा सर एंटीना मॉलिक्यूल, ठीक है, एंटीना मॉलिक्यूल। अब ये जो है सर, ये क्या है, तो ये है यहाँ का मैट्रिक्स, क्या है, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ मैट्रिक्स है। सर ये मैट्रिक्स हो गया इधर। तो जो PS सेकेंड है, PS सेकेंड और जो PS फर्स्ट है, इसका मेन मकसद क्या है, PS सेकेंड और PS फर्स्ट का,
तो मेन मकसद याद रखेंगे कि जो पी एस सेकेंड होता है बेटा, इस पी एस सेकेंड के अंदर अपने को क्या करना है, पी एस सेकेंड के अंदर अपने को स्प्लिटिंग करनी है, स्प्लिटिंग, या मैं यूं कहूँ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना है, क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना है, या मैं यूं कहूँ कि सर फोटोलाइसिस करनी है। क्या करनी है बोलो, फोटोलाइसिस, ठीक है। अच्छा पी एस फर्स्ट में क्या करना है, तो पी एस फर्स्ट में बेटा मेरे को NADP बनाना है, NADPH बनाना है, ठीक है, NADPH बनाना है, और इसके साथ साथ ATP भी बनाना है, NADPH बनाना है, और क्या क्या बनाना है, ATP भी इसके अंदर बनाना है। तो शुरुआत करते हैं अपन पी एस फर्स्ट और पी एस सेकेंड दोनों को अपन अच्छे से पढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लो आप लास्ट वाली जो स्लाइड थी इसको, कि जो ये जो स्लाइड था अपना, ये रहा यहाँ पे पी एस फर्स्ट और पी एस सेकेंड। पी एस सेकेंड में क्या होगा सर, 680 नैनोमीटर जो होगा वो इसका रिएक्शन सेंटर होगा, और यहाँ पी एस फर्स्ट में क्या होगा सर, 700 इसका क्या होगा, रिएक्शन सेंटर होगा। और इसके अलावा रिएक्शन सेंटर तो हो ही गया सर, इसके अलावा एंटीना मॉलिक्यूल क्या होंगे, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल भी, ठीक है। और ये सेम है इस साइड भी। इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, जैसे 2H2O है, तो मैंने आपको बताया फोटोलाइसिस होगा, और फोटोलाइसिस होने से क्या होता है, जो फोटोलाइसिस है उसके होने से क्या होगा, फोटोलाइसिस होने से यहाँ पर 4H प्लस O2 क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी, और इधर NADPH और ATP बनेगा। बाद में इन दोनों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे सर, CO2 को रिड्यूस करेंगे, और CO2 को रिड्यूस करने के बाद क्या बनेगा सर, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, CO2 को रिड्यूस करने के बाद ग्लूकोज यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म होता है। CO2 को रिड्यूस करने के बाद क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म होगा। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सुनना सुनना आप अच्छे से, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुछ यूँ, ये जो है, ये चीज़ मेरे पास में जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या, फ़ोटो सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। मान लेते हैं सर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरे पास में पी एस सेकेंड का रिएक्शन सेंटर है, पी एस सेकेंड का। सर यहाँ पर मेरे पास में पी एस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर है, पी एस फर्स्ट का। सुनना अच्छे से, अब होता है क्या है सर, सनलाइट आएगी इधर से, ठीक है, तो सनलाइट तो इधर से भी आती है, कोई इशू नहीं है। अच्छा पी एस सेकेंड का रिएक्शन सेंटर क्या हो जाएगा सर, P680 हो जाएगा। पी एस फर्स्ट का क्या हो जाएगा सर, P700 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P700। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसका जो रिएक्शन सेंटर होगा वो हो जाएगा P700, ठीक है। अब सनलाइट आई, तो सनलाइट आने के बाद में ये क्या करता है, सनलाइट आने के बाद में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है भाई, एक्साइट करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्साइट। कहाँ पे हो रही है प्रोसेस सारी, कहाँ पे हो रही है प्रोसेस, कहाँ पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन में बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन आप कंसिडर कर लेना, इनर और आउटर मेम्ब्रेन। देखो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते ही जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएगा, सबसे पहले वो जाएगा सर फीओ के पास। अब सर ये फीओ क्या है, तो फीओ क्या है यहाँ पर, तो फीओ का मतलब होता है फीओफाइटीन। फीओफाइटीन ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, ठीक है। तो 680 के पास इलेक्ट्रॉन गया, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास गया भाई, फीओफाइटीन के पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गया, याद रखना। अच्छा फीओफाइटीन से जो इलेक्ट्रॉन है, फीओफाइटीन से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा फिर, वहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है फीओफाइटीन से जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा पी क्यू के पास। सर ये पी क्यू क्या है अब, सर पी क्यू क्या है अब, तो पी क्यू बेटा प्लास्टोक्विनोन है। पी क्यू क्या है, प्लास्टोक्विनोन है, यानी प्लास्टोक्विनोन का मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अच्छा पी क्यू के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा सर, पी क्यू के बाद में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम B6 या फिर साइटोक्रोम F के पास।
अच्छा, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने लिखा CYT, CYT का मतलब होता है साइटोक्रोम। CYT का मतलब क्या होता है? साइटोक्रोम। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम F के पास यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। अब सुनना मेरी बात, साइटोक्रोम B6 या F के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा सर? वो जाएगा PC के पास। सर PC क्या है? तो PC है यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन। PC क्या है यहाँ पर? प्लास्टोसाइनिन। अच्छा, PC से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? P700 के पास। किसके पास जाएगा? P700, यानी PS फर्स्ट में वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा सर? वो इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट में पहुंच जाएगा। यानी PS सेकंड से शुरुआत हुई थी और फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा सर? PS फर्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। अच्छा, PS फर्स्ट में जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो PS फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन के पहुंचने के बाद में, PS फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन के पहुंचने के बाद में जो ये इलेक्ट्रॉन होगा ये किसके पास जाएगा? ये FeS के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? FeS यानी आयरन सल्फर। आयरन सल्फर एक प्रोटीन या मॉलिक्यूल में लिख देता हूँ। आयरन सल्फर एक कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। वो इस इलेक्ट्रॉन को लेता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को लेता है। अच्छा, FeS के बाद क्या होगा? सुनना, FeS के बाद यहाँ पर जो NADP होगी, जो NADP होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें सर? वो कन्वर्ट हो जाएगी NADPH में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? NADP जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी सर? NADPH में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, NADPH में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ पे आप याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉन FeO से PQ और PQ से जब साइटोक्रोम से में जाता है तो यहाँ पे जो ADP है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ PS सेकंड के अंदर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है। H2O में ले लेता हूँ, H2O ये क्या होगा? स्प्लिट होगा। और ये जब स्प्लिट होगा तो यहाँ पर 2H प्लस ऑक्सीजन, जो हाफ ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है। अब आप देखो, ये जो ऑक्सीजन गैस है ये तो क्या हो जाती है? स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन तो क्या हो गई? बाहर चली गई। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है अपने पास में, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन इस NADP के साथ अटैच हो जाएगा और NADP को किस में कन्वर्ट कर देगा? NADPH में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? NADPH में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर ये जो पूरी प्रोसीजर है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है तो इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। सर इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या बोलते हैं सर? इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये लाइट रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है? कंप्लीट होती है। याद रखेंगे कि सर जो PC होता है, ये क्या होता है? कनेक्टिव लिंक होता है। PC जो होता है ये क्या होता है? कनेक्टिव लिंक होता है। किसके बिटवीन की सर? PS फर्स्ट और PS सेकंड के बिटवीन की ये कनेक्टिव लिंक होता है। यानी जो PC प्लास्टोसाइनिन जो होता है, ये यहाँ पे रहा प्लास्टोसाइनिन। इस प्लास्टोसाइनिन ने PS सेकंड को किससे अटैच किया है सर? PS फर्स्ट से इसको अटैच किया है। और अगर मैं इसको एक स्टेप वाइज लिखूं, जैसे NCERT में मेंशन किया हुआ है, इस प्रोसेस से एक स्कीम बनती है जिसको Z स्कीम बोलते हैं। यानी कि Z लाइक एक सीरीज बनेगी। अगर मैं इसको इस टाइप से लिखूंगा, 1 बाय 1 लिखूंगा, तो एक Z रिएक्शन बनती है। तो इसको एक Z स्कीम भी कहा जाता है। Z लाइक स्ट्रक्चर बनती है। तो आप ये वाली स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होता क्या क्या है। तो आज की क्लास जो थी, इस क्लास में आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार समराइज करते हैं। सर आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास कहाँ से स्टार्ट हुई? ये रहा यहाँ से वॉन नील। ये जो वॉन नील था,
इसने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे काम किया न्यूट्रिशन से रिलेटेड। फिर इसने इस एक्स कंपाउंड को बताया कि ये वाटर होता है। अच्छा, ये वाटर आगे जा कर के क्या करता है, स्प्लिट होता है, ऑक्सीजन बनाता है और फिर CO2 का रिडक्शन होता है। ठीक है सर। इसके बाद में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अपने पढ़ा कि सर जो साइट होती है वो लीफ होती है, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स होती है, आफ्टरनून में ये अरेंजमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट का इवनिंग में ये होता है। ठीक है, इसमें PS फर्स्ट सेकंड ये सारी चीज़ें होती है, थाइलेकोइड अरेंज होता है। अब फिर इसके बाद में हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस की साइट, सर क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रेनल थाइलेकोइड, स्ट्रोमा लेमिला के अंदर लाइट रिएक्शन होगी और जो स्ट्रोमा मैट्रिक्स है इसमें डार्क रिएक्शन होगी। और फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। डार्क रिएक्शन हम आगे वाली लेक्चर्स में पढ़ेंगे जिसमें साइक्लिक इवेंट्स होंगे। अच्छा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, H2O जो है वो 4H+ और ऑक्सीजन में रिलीज होता है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में हमने पढ़ा लाइट रिएक्शन जिसके लिए सनलाइट नेसेसरी होता है, डार्क रिएक्शन जिसके लिए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन नेसेसरी होता है। ये क्वेश्चन अपन ने किया था। इसके बाद में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमने पढ़े, दो तरह के होते हैं, वाटर सोल्यूबल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल एंथोसाइनिन, बाकी क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोल्यूबल होते हैं। इसके बाद में हमने 6 में देखा था क्लोरोफिल ए क्या होता है, यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, ये मैग्नीशियम होता है सेंटर इसमें एलिमेंट, और 4 नाइट्रोजन जो है चारों ओर अटैच होते हैं और अपन कहते हैं कि भाई ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो अपन देखते हैं फिर हमने क्या पढ़ा सर, ये लाइट रिएक्शन का अरेंजमेंट पढ़ा हमने। रिएक्शन सेंटर लाइट को एब्सॉर्ब करता है और एंटीना मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है, एंटीना मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करते हैं। फिर अगले वाली स्लाइड जो है इसमें हमने जो है जो अपने पास में लैम्डा है वो किस तरह से रेज होता है, एनर्जी कैसे डिक्रीज होती है, इसको अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद में हमने डिस्कस किया एक्यूशन को। फिर हमने लाइट रिएक्शन PS सेकंड और PS फर्स्ट का डिस्कशन किया कि इसका रिएक्शन सेंटर 680, इसका रिएक्शन सेंटर 700, ये सारे एंटीना मॉलिक्यूल ये इवेंट इसमें होंगे। फिर इसके बाद में हमने देखा ये चैन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, एंड दिस इज द समरी ऑफ लाइट रिएक्शन। सो ये आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में और फिर अपन देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ PYQs नीट के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच।